नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर, जिसमें यूएन में भारत ने पाकिस्तान का एक बार फिर से आईना साफ किया है। पाकिस्तान को यूएन से करारा जवाब दिया है और कहा है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल, इसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ही बात होगी, जहां पर आपको बता दें आज जो लोग मेडिकल वीजा पर यहां पर थे और सार्क वीजा कैंसिल हुए, उसके तहत यहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो आज उनका भारत में आखिरी दिन है और उन्हें आज पाकिस्तान वापस जाना होगा। इस हवाले से भी जानकारी देंगे। इसी के साथ एक और कड़ी जुड़ी हुई है। आज हरियाणा से भी पाकिस्तानियों को निकलने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि डेडलाइन के हिसाब से आज आखिरी दिन है और आज हरियाणा सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द आप अपने घर पाकिस्तान चले जाइए। विस्तार से आपको बताएंगे। इसके बाद कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि अब 48 पर्यटन स्थल ऐसे हैं, यानी टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपरली बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से ये बड़ा फैसला है, इस पर भी जानकारी लेंगे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक दिन का विशेष सत्र रखा गया था। उसके बाद अब संसदीय सत्र भी एक दिन का बुलाने की मांग की गई है। ये फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि यूएन में भारत और पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो देने को मिला। यहाँ संयुक्त राष्ट्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में उठा पहलगाम हमले का मामला और भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का यहाँ पर घेराव किया है। बिल्कुल, देखिए यूएन में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उन्होंने सीधे साफ तौर पर स्पष्ट किया है और पाकिस्तान की पोल खोली है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा आतंक को बढ़ावा दे रहा है, आतंक को फंडिंग कर रहा है, आतंक को संरक्षण कर रहा है और उस वजह से आतंक जो है वो आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिन पहले पहलगाम के अंदर बड़ा नुकसान किया है। भारत को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर यूएन के इस खास मंच पर भारत के प्रतिनिधि ने यह आवाज़ जोरों शोरों से उठाई है और पाकिस्तान को सीधे फटकारा है और कहा है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है जो ऐसे आतंकवाद को फैला रहा है, जो जहर को फैला रहा है और पूरे विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ये पोल पहली बार रूपाली नहीं खोली गई है, बहुत बार पहले भी हुआ है, लेकिन अब इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, वो देखना दिलचस्प है। यहाँ पर साफ तौर पर ये बात जाहिर है कि अब जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद भारत और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। इस बीच अब यूएन में ये भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, जहां पर आतंक के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील की गई और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें भारत की तरफ से कहा गई, जहां पर ये कहा कि जो पाकिस्तान कर रहा है दुनिया अब उससे आंखें मूंद नहीं सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को साफ तौर पर घेरा है और घेराव ऐसा कि पहलगाम अटैक के बाद फैसले भी एक के बाद एक लिए गए जो सामने थे। I would like to begin by thanking the UN Office of Counterterrorism for convening this important meeting and to express India's appreciation to Spain and Iraq, the co-chairs of the Group of Friends of Victims of Terrorism, for their leadership in organizing this event. A special thanks to ASG, to DSG and USG involved in this process. Mr. Voronkov, a special thanks to you. India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever
whenever, and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Votan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. I would like to begin by thanking the UN Office of Counterterrorism. तो बिल्कुल यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो आज मेडिकल वीजा पाकिस्तानियों का खत्म होने वाला है। यानी कि 29 अप्रैल आज की डेट रखी थी, जहाँ पर पहले जो नॉर्मल लोग थे यहाँ पर रह रहे थे, जो पाकिस्तान नेशनल थे, उन्हें भेज दिया गया था 27 को। लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हुए थे उनका आज की तारीख का दिन रखा गया था। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें, अभी तक राजधानी दिल्ली में करीबन 5200 यानी कि 5200 कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रह रहे हैं और उन्हें जो है वो वापस भेजना है। लेकिन ये डेटा जो सामने आया है इसमें आपको बता दें, ऑल ओवर इंडिया 60 से 70 हजार पाकिस्तानी रह रहे हैं और सवाल ये है कि वो अभी मैक्सिमम उनमें से लापता है। बिल्कुल, आज से पाकिस्तानियों का जो मेडिकल वीजा था वो संपन्न हो चुका है और पहलगाम हमले के बाद भारत छोड़ने के निर्देश भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए थे और त्वरित रूप से सभी पाकिस्तान वासियों को पाकिस्तान लौटने के लिए कहा गया था और निर्देश दिए थे। और यही वजह है कि भारत सरकार की नीति स्पष्ट है, पाकिस्तानियों को यहां से बाहर निकालने में। कुछ पाकिस्तानी यहां से बाहर पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यहां से वापस भेजने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जो एक चुनौती भी है इंटेलिजेंस के लिए, पुलिस के लिए। हमारे साथ ताबिश कबाल, हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए। ताबिश, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज आखिरी दिन है, वीजा संपन्न होना है, जिनका मेडिकल वीजा था वो भी संपन्न होगा, और क्या इसमें सफलता हाथ लगेगी? क्या सभी जितने भी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, खासतौर पर राजधानी में, क्या उन्हें आज बाहर निकाला जाएगा? बिल्कुल शीतल, देखिए चूंकि लगभग 60,000 के करीब जो पाकिस्तानी नागरिक है वो पूरे देश के अंदर आए हुए हैं, FRRO डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। और खासतौर से दिल्ली को अगर देखा जाए तो दिल्ली में लगभग 5200 नागरिक पाकिस्तान के आए हुए हैं, जो अलग अलग अस्पतालों पर मेडिकल वीजा लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, जिसको लेकर के लगातार अब दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। दिल्ली का लगभग 50 से 60 जो पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं जो मेडिकल वीजा पर भारत आए हुए हैं। ऐसे में देखिए सवाल ये उठता है कि लगातार ये मांग की जा रही है कि जो मेडिकल वीजा है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पहलगाम घटना के बाद हम पाकिस्तान के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं और ऐसे में लगातार अब धरपकड़ का काम जारी है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस बहुत तेजी के साथ तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक है उनकी तलाश कर रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो FRRO डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने अपनी लिस्ट तमाम जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के अधिकारी हैं उनको सौंप दी है कि किस राज्य के अंदर कितने पाकिस्तानी नागरिक बसे हुए हैं और उनको तुरंत बाहर पाकिस्तान बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर उनको छोड़ के निकाल देना चाहिए उनको उधर से। और इसी कड़ी में लगातार देखिए 2 से 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। अगर ऐसे में अगर आज ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं जाते हैं तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी। अब कई जो दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, वो ऐसी सामने आ रही है जिसमें कई लड़कियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, उनके बच्चे हैं वहां पर, लेकिन आज तक उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, उनका पासपोर्ट नहीं है, तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती है। वहीं से जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिनकी हिंदुस्तान में शादी हुई है वो भारत आना चाहती हैं। ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं बहुत विकट समस्या यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। उसके अलावा जहाँ तक लॉन्ग टर्म वीजा की बात है, लॉन्ग टर्म वीजा लेकर के बहुत सारे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो हिंदुस्तान आए हैं, जिसमें अधिकतर वहाँ के हिंदू नागरिक हैं वो बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म वीजा को इस पूरे जो वीजा पॉलिसी आज लागू हुई है उससे दूर रखा गया, यानी जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है उनको पाकिस्तान वापस जाने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी जो है वो इनमें से लापता है, मतलब जिनको यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। अब वेरिफिकेशन अभियान दिल्ली में चल चुका है। अब कितना चैलेंजिंग है इस बीच, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट रखी गई थी और जब डेटा सामने आया तो कुछ और नतीजा।
देखिए बिल्कुल जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए हुए हैं उनको वेरीफाई करने के बाद ही पाकिस्तान निकाला जाएगा, डाटा एनालिसिस किया जाता है। ये देखिए एक प्रोसेस है, क्योंकि जो पहलगाम में घटना हुई है उसके बाद से भारत सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है। उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो डाटा एनालिसिस किया जा रहा है कि कितने पाकिस्तानी नागरिक किन इलाकों के अंदर बसे हुए हैं, उसके हिसाब से सरकार अपना फिलहाल काम कर रही है। चूंकि एजेंसियां और पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप हिंदुस्तान में एंटर करते हैं और आप किसी भी मुल्क से भारत में आते हैं तो आपको तमाम जो जगह है, कहाँ आपको जाना है, किस राज्य में आप जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ आप किन से मिलेंगे, वो तमाम वेरिफिकेशन किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कई बाहर के विदेशी नागरिक भारत में आते हैं, अगर वो दिल्ली बता करके आते हैं तो आसपास के इलाकों में भी घूमने के लिए चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय वीजा पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसे में अब सरकार अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करेगी और अब धर पकड़ बहुत तेजी के साथ की जा रही है। कुछ ऐसे नागरिक हैं जिनको तलाशने की कोशिश की जा रही है, हालांकि लगभग सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है उनको लेकर के पुलिस और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और उम्मीद यह है कि आज देर रात तक, देर शाम तक बड़ा जो पाकिस्तानी नागरिकों का बेड़ा है वो बॉर्डर के उस पार खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन ताबिश, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो चोरी छुपे रह रहे हैं या जो वापस नहीं जाना चाहते हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं। अगर वो यहीं पर रह जाते हैं तो क्या उन तक इतना आसान पहुंचना होगा? जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं या पुलिस काम कर रही है, क्या आसानी से उन तक पहुंचा जाएगा? जो लोग वहां पर छिपे अगर रह जाते हैं तो उसके बाद क्या कार्रवाई उन पर होगी? देखिए इसका शीतल अभी सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो सीमा हैदर है, जो पाकिस्तान के से नेपाल, नेपाल से भारत होती भारत की बॉर्डर उसने क्रॉस किया है। वो भी एक घुसपैठिया है भारत के अंदर, उसको लेकर के भी इस वक्त बहुत ज्यादा चीजें भारत में चल रही हैं। जो ऐसे नागरिक हैं जो बिना बताए सीमा पार करके इधर आए हैं, चाहे वो नेपाल के रास्ते आए हो, चाहे वो किसी और सीमा से लगे देश के जरिए भारत पहुंचे, उन पर भी धरपकड़ लगातार चल रही है। ऐसे में उन घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। भारतीय नागरिकों से अपील की जा रही है कि आप ऐसे नागरिकों की जो संख्या है, सूची है, उनका पता आप दें, उनका बताएं कि वो कहां पर है, किस संख्या में है, तो वो लगातार धरपकड़ जारी है। दूसरी तरफ चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो भारत आ गए हैं, खास तौर से ऐसे नागरिक जो गैर मुस्लिम हैं, जिसमें सिख हैं, बौद्ध हैं या जो उसमें हिंदू हैं, उन नागरिकों को छूट दी गई है कि वो पाकिस्तान अगर वापस नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर ही अगर ऐसा देखा जाए तो कई इलाके ऐसे हैं, जैसे जिसमें वसंत कुंज है, ऐसा इलाका जहां पर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम नागरिक ये भारत के अंदर रहते हैं, जिनको पूरी तरह से छूट दी गई है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ऐसे कितने नागरिक हैं जो भारत की सीमा क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एजेंसियों के लिए चुनौती होगी, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। ठीक है ताबिश, ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से भी। अब इनको बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हरियाणा में हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। और क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसको लेकर हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है और हरियाणा राज्य से पाकिस्तानियों को छोड़ने के निर्देश भी जारी किए हैं। मेडिकल वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों के लिए भी ये आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तानियों को हरियाणा राज्य छोड़ने के निर्देश है। हालांकि उन्हें भारत ही छोड़ के जाना है, पर यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि अब यहाँ पर जल्द से जल्द आप हरियाणा राज्य को छोड़ें। हालांकि आज लास्ट डेट है, इस बीच हरियाणा छोड़ना होगा नागरिकों को और एसपी जो आला अधिकारी है सभी को निर्देश दे दिए गए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भी अब इसको लेकर जोरों शोरों से आवाजें उठने लगी हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के कप्तानों को जो है वो सीधे साफ तौर पर निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अपने जिले में उन सभी लोगों को चिन्हित कीजिए जो भी लोग पाकिस्तान से आए हुए, शॉर्ट टर्म वीजा हो या लॉन्ग टर्म वीजा उनके पास बना हुआ, मेडिकल वीजा हो, उन सबको तुरंत चिन्हित करके बाहर निकाला जाए, ताकि जो सरकार की नीति है वो स्पष्ट रहे। एक संदेश पाकिस्तान को स्पष्ट रहे कि भारत में कोई भी पाकिस्तान का नागरिक नहीं रह सकता। पाकिस्तान की ये दो जो राहों पर चल रहा है, दो किश्तियों पर सवार है कि पाकिस्तान के नागरिक भारत में भी आ रहे हैं और साथ साथ हमले भी हो रहे हैं, उस पर कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर फिलहाल हरियाणा के अंदर भी ये मांग, ये जो आवाज़ है ये जोरों शोरों से आज उठ रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है
देखना होगा कि सरकारें कितना सफल रहेंगी, कितनी हद तक सफल रहेंगी इन सभी लोगों को यहां से बाहर निकालने में। बिल्कुल, यहाँ पर मेडिकल वीजा पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका आखिरी दिन है। इस बीच सभी राज्यों की अगर बात की जाए, ऑल ओवर डेटा बनाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें भेजा जाए। और आज लास्ट डेट थी। जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से यहाँ पर आए हुए थे, कई ऐसे लोग हैं जो अब इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट अधूरा है, लाखों रुपए खर्च करके वो यहाँ पर आए हैं, तो इस बीच उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन अब इसी में सीएम नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ना होगा, चाहे वो शादी करके आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे आए हैं या सो और अदर रीजन हो। लेकिन अब यहाँ पर एक्शन फुल ऑन है और देखा भी जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं और कोई कताई भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों को यहां से बाहर निकालने में हर प्रयास किया जा रहा है और ये भी एक कूटनीति का हिस्सा है, ये भी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। चलिए, संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, हरियाणा में भी अब सरकार ने सीधे साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हरियाणा में हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। देखिए, हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह के आदेश दिए हैं कि हरियाणा में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको जो वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। हालांकि जो अभी तक जो सीआईडी रिपोर्ट है उसमें सामने आया कि करीब भारत के साथ हरियाणा में 710 से अधिक पाकिस्तानी जो है वो ठहरे हुए हैं, जिनमें से करीब 250 पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया है और उनको जो है बॉर्डर पाकिस्तान पर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी 500 से अधिक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो हरियाणा के अलग अलग जिलों में रुके हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, हिसार और रोहतक, जहां पर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं वो इन जिलों में रुके हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो संख्या उनमें भी बताई गई है उसमें हरियाणा का नूंह जिला बताया गया है, जहां पर पाकिस्तानियों की संख्या अधिक है। और वो यहाँ पर जो है अपने परिवार वालों से मिलने आए थे या फिर उसी काम धंधे के सिलसिले में जो है उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो यहीं पर आकर रुक गए। अब उनको ढूंढने का काम जो है एसपी को दिया गया है, यानी कि निर्देश दिए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कि उनको ढूंढे और ढूंढने के बाद उनको जो है बॉर्डर तक भेजने का काम किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं सरकार सख्त हो चुकी है। जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनको अब जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां देश चल रही हैं, चाहे फिर वो युद्ध स्थिति से निपटने की हो या फिर सैन्य तैयारी की हो, अगर इस तरह की कोई जानकारी यहाँ से उठकर दूसरे देश तक जाती है तो फिर कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा हो सकती है। और ऐसे में सरकार ने पहले ये सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी तरह की सरकार की जो तैयारी है या कोई सैन्य गतिविधि है उसकी सोशल मीडिया पर या इस तरह की कोई जानकारी साझा ना की जाए। तो इसी को लेकर अब सरकार जो है सख्त है और पाकिस्तानियों पर नजरें रखने का काम कर रही है और उनको जल्द से जल्द भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी है वो सरकार ने पिछले दिनों ही कर ली थी। लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें सीआईडी रिपोर्ट निकल कर आई है कि हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी अभी भी छिपे हुए या ठहरे हुए हो सकते हैं। संदीप, यहाँ पर सवाल ये है कि ये तो कहा गया पाकिस्तानियों को कि वापस चले जाओ, जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पर बार बार यही है कि इतना पैसा खर्च कर यहाँ पर आए हैं जिनका ट्रीटमेंट आधा अधूरा रह गया है, उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि अभी भी आज लास्ट डेट थी लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए। देखिए, बिल्कुल शीतल, मैं इस समय फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि फरीदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर ही पाकिस्तान के एक नागरिक को जो है लाया गया था और उनका इलाज यहाँ पर कराना था। पाकिस्तान से वो महिला अपने बेटे को इलाज कराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के बाद उसको जो है बॉर्डर पर भेज दिया है, यानी कि उसको बिगड़ इलाज कराए ही पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा। और अब उन्हीं को चिन्हित करते हुए सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पाकिस्तानी जो भारत में रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान भेजने का काम किया जा सके। हालांकि पिछले दिनों से अब तक जो है 250 से अधिक लोगों को वापस भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 500 से अधिक संख्या की जा रही है जो अलग अलग जिलों में रुकी हुई हैं, जो आप अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आए थे या फिर वहीं पर ही जाकर रह गए। हालांकि कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जो करीब 20 से 25 साल से पहले फरीदाबाद में रुके हुए हैं, जो पाकिस्तानी से आए थे, लेकिन उनको अब यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और ये कहते हैं कि भारत में जो है उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, जो है सरकार उनका देखरेख करती है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि वो वापस लौट जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
संदीप, ये जानकारी आपने दी है। हरियाणा में भी जिस तरह से अभी उबाल है और सभी पाकिस्तान के लोगों को बाहर जाने का ये निर्देश हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और हर दिन कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, कश्मीर के 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। ये सरकार का बड़ा फैसला। पहलगाम हमले के बाद 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है उन तमाम पर्यटक स्थलों पर, क्योंकि ये और इस तरह का हमला हो सकता है जो मंशा जाहिर की है आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने। बिल्कुल जाहिर तौर पर यह बात है कि 48 पर्यटन स्थल आप देखिए यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। 87 में से अभी कुछ खुले हैं जो ज़्यादा दूर है, जो ज़्यादा जंगलात वाले इलाके में है या फिर सिक्योरिटी कंसर्न से ज़्यादा सेंसिटिव है, उन टूरिस्ट एरियाज़ को बंद कर दिया गया है ख़ास तौर पर। लेकिन यहाँ जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंस्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया, जहाँ कई सारी एक्टिविटीज़ को रोका गया, दूर जाने वाली ट्रैकिंग वाले एरियाज़ पर जाने पर रोका गया, क्योंकि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर अगर बात की जाए सस्पेक्ट्स दिखना और उसके बीच में ये हमला होना और साथ ही साथ एनकाउंटर्स पेश आना, तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ताकि कियोस ना मचे। इसके चलते अभी मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहलगाम अटैक में टूरिस्ट के ऊपर हमला होना ऑल ओवर इंडिया इस चीज़ का मसला उठा और यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, यहाँ पर अब इंडिया पाकिस्तान को लेकर इस बीच अब एक और डिसीजन की सभी मैक्सिमम 87 में से 48 यानी 87 में से 48 पर्यटन स्थल जो है वो बंद कर दिए, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे। बिल्कुल, देखिए सरकार अभी गंभीर है इस विषय को लेकर और होना भी चाहिए। इमरान नाइक को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं श्रीनगर से। इमरान, जाहिर सी बात है पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ है तो इसका सीधा असर टूरिस्ट पर पड़ा हुआ है, आने में कमी हुई है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि जो टूरिस्ट प्लेस है वो कुछ समय के लिए बंद रहे और कोई बड़ा नुकसान इस तरह का हमला आने वाले दिनों में ना हो, इसको लेकर भी सरकार अलर्ट मोड पर है। पर ये पर्यटन स्थल को लेकर अगर बात की जाए, इमरान आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बताएं। इमरान, यहाँ पर ये डिसीजन जो लिया गया है अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि टूरिस्ट जो कश्मीर पहुंचे हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें मैक्सिमम लोग होंगे वो जो इन जगहों पर घूमने आए हैं, लेकिन अब इनको क्लोज कर दिया गया है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद जहां हम सूरत हाल देख रहे हैं वो काफी पुरतनाव है। अभी माहौल कुछ ठीक नहीं है और इसकी तनाजुर में गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है कि कई सारी जो डेस्टिनेशंस है, अराउंड 50 डेस्टिनेशंस इन कश्मीर वैली, इनको फिलहाल टेम्परेरी जो है किया गया है, बंद कर दिया गया है। और जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, टूरिस्ट यहाँ जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सारी जगहों पे घूम रहे हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। अलबत्ता जिस तरह से हम पहले दिन से बता रहे हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और बॉर्डर्स के ऊपर खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरियाज है वहाँ बिल्कुल इस वक्त माहौल बिल्कुल ख़राब है, पुरतनाव है। और इस सारी सूरत हाल के बीच में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है फिलहाल कुछ डेस्टिनेशंस को टेम्परेरी क्लोज किया जाए। अलबत्ता वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो तैनात रहेगी और खासकर ये कि इस सूरत हाल के बीच में हम देख रहे हैं कि फिर भी टूरिस्ट जो है वो वैली आ रहे हैं, चाहे वो डल लेक हो या दीगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से। लेकिन जहाँ तक हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो जिस तरह से रिसेंटली कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई टूरिस्ट होटलियर एसोसिएशन की जानिब से, और जिसमें उन्होंने कहा कि 80% जो टूरिस्ट बुकिंग्स है वो कैंसिल हुई है और श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो भी काफी डिक्लाइन हुआ है। इमरान, मुख्य कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं जिन्हें फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ताकि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर ना बिगड़े, और क्या उन सभी जगहों पर सुरक्षा को भी तैनात कर दिया है ताकि कोई बड़ी घटना या कोई बड़ा हादसा ना हो? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि गवर्नमेंट की यही इस वक्त प्रायोरिटी है
कि हर एक शख्स की, हर एक इंसान की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। सो इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस तरीके का डिसीजन लिया है और टेम्परेरी इसको क्लोज किया है। और जिस तरह से मैंने कहा कि फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो रहेगी। ऑलरेडी इन जगहों पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने नया ऑर्डर इशू किया है इसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है इन डेस्टिनेशंस के ऊपर या इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के ऊपर तैनात रहेगी। और मकसद यही है कि आम लोगों की जो सुरक्षा है, आम लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए, उसको इंश्योर किया जाए। इमरान, यहाँ पर जो अभी खुले हुए हैं टूरिस्ट प्लेसेस, उनको लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है क्या कुछ वहाँ पर? क्योंकि अगर आधे बंद कर दिए हैं उनका रीज़न क्या कुछ है कि वो दूर दराज में थे, और जिनमें अभी खुला रखा गया है कि टूरिस्ट वहाँ पर आ जा सके, घूम सके, वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनाई गई है ताकि सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी प्रायोरिटी रहे? देखिए, पहली बात यह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे हमारी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, या बाकी श्रीनगर का डल लेक है, निशात, शालीमार है, ये कुछ प्रोमिनेंट जगह हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए पहले से ही सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी और अभी भी है। और जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम का, उसके बाद थोड़ा सा इसमें और इजाफा किया गया है। और ज़्यादा जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको और ज़्यादा मुस्तहिक रखा गया है ताकि जो विजिलेंस है, जो निगरानी है, सर्विलेंस है, इसको और ज़्यादा मजीद रखा जाए। सो कुल मिला के पहले भी इन जगहों पे सिक्योरिटी की अच्छी तैनाती थी, लेकिन अब चूंकि इस हमले के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए हैं और इनमें थोड़ा सा ठीक है। इमरान, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, हमारे दर्शकों तक की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। फिलहाल इशफाक डार भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इशफाक इस वक्त गुलमर्ग से हैं हमारे साथ। इशफाक, गुलमर्ग में क्या स्थिति है? गुलमर्ग एक ऐसी जगह है न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इसका नज़ारा जो है वो लोग देखने आते हैं, तो वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है अभी तक? क्या सिचुएशंस हैं? क्या वहाँ पर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से रखी गई है? देखिए, अगर हम जिस तरह से ये एडवाइजरी भी जारी आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अभी ये कहा जा रहा है कि 48 के करीब जो ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन्हें क्लोज कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर सयाहती एतबार से इस खबर को देखें तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें हम बॉर्डर टूरिज्म के तर्ज पे जो कुछ एरियाज इनमें डिजिग्नेट किए थे, वहाँ वो खोले गए थे। जो फॉरेस्ट के बिल्कुल फॉरेस्ट के नजदीक एरियाज आते हैं, उन्हीं एरियाज को फिलहाल जो है एहतियाती तौर पर बंद रखा गया है। और यहाँ पर अगर लोकल मूवमेंट की बात करें तो लोकल्स पे कोई पाबंदी नहीं है। ताहम जो पर्यटक वहां पर जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी रीजन उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर जो है अभी ये फिलहाल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वहां पर सयाहों के लिए जो है पाबंदी जो है फिलहाल आयद कर दी गई। ताहम अगर हम गुलमर्ग पर्यटक स्थल की बात करेंगे, क्योंकि ये काफी मशहूर पर्यटक स्थल है, वहां पर अगर सुबह के आंकड़े अभी बताएं, क्योंकि 400 से 500 के करीब जो पर्यटक है वक्त गुलमर्ग में मौजूद हैं। और ताहम अगर हम होटल्स के अंदर की बात करेंगे, कुछ ऐसे होटल्स हैं जो यहाँ पर मशहूर होटल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं बुकिंग जो है वो 70 से 75% जो है उसमें कमी हुई है। वही मकामी लोग भी जो है इस घटना के बाद जो है काफी परेशान है, क्योंकि पूरी घाटी में अगर कहा जाए जो बंद का माहौल जैसा दिख रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल रहा है, लेकिन पर्यटकों की गाड़ियां जो है वो काफी कम नजर आ रही है। और सिक्योरिटी ने भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां अभी सिक्योरिटी जो रीजन को लग रहे थे वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो पर्यटक जाना चाहते हैं जो एरियाज फिलहाल खोल दिए गए हैं, वो एरियाज में अभी सिक्योरिटी जो भी वहां पर तैनात है और पर्यटक भी वहां पर जा रहे हैं। और आज गुलमर्ग में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे सयाह है जो अभी आ रहे हैं, लेकिन बुकिंग जो है वो न होने के बराबर है। इशफाक, यहाँ पर जो बुकिंग पहले की हुई थी उनको लेकर क्या कुछ किया गया है? क्या वो कैंसिल कर दी गई है, रिफंड हुआ है? और जो लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर हम 22 तारीख के बाद जब ये घटना घटी है तो उसके बाद में पहले दो और दूसरे और तीसरे रोज अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी सारे जो है सयाह मौजूद थे और काफी सारे सयाह आते भी थे। और आज जो सयाह आ रहे हैं ये सोनमर्ग का जिनका प्लान था और सोनमर्ग से वापसी पे गुलमर्ग का केबल कार क्योंकि खुला है वहां पर आ रहे हैं केबल कार की सवारी करने के लिए। वही अगर हम बुकिंग के हवाले से जो आंकड़े हमारे पास है, हम ये कह सकते हैं कि 75% बुकिंग जो है वो कैंसिल हुई है। और यहाँ पर अगर हम होटलियर से कल हमने बात की, एक बड़ा
जो होटलियर है या चाया ग्रुप का एक होटल है उससे हमने बात की, उनके जनरल मैनेजर ठीक है। से। उनका यही कहना है कि जो भी बुकिंग कैंसिल हो रही है साथ साथ में हमें। चले, बहुत बहुत धन्यवाद इशफाक की जानकारी के लिए। गुलबर्ग से हमारे संवाददाता बने हुए थे। वही जगह है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, लेकिन आज फिलहाल पहलगाम हमले के बाद वहां पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री डाइब सिंह सैनी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। क्योंकि बीच में कई कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण एक दिन तो मैं देर रात तक बात करता रहा। रात के 11 बजे तक, शायद 11 साढ़े 11 बजे कोई फ़ोन आया होगा। जब मैं टाइम देखता हूँ फिर पता चलता है कि 12 बज गए हैं, पता ही नहीं लगता टाइम का। तो मैंने सोचा, मैंने इनको कहा भी 12 बज गया, अब फ़ोन बंद कर दीजिए, अब नहीं किसी को उठाएंगे। परंतु आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है, और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप बिना थूके, बिना रुके, अभी परिचय भी हो रहा था, परिचय के अंदर भी चर्चा आ रही थी। मैं तो सोच भी रहा था कि जब हमारी कई बेटियों ने बताया, एक बेटे ने भी बताया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार स्पाइडरमैन की जहां से प्रेरणा मिली है उसकी कहानी याद आ रही थी कि व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। अगर 1-2 बार, जैसा भी बीच में बताया भी है कि माँ बाप ने भी कहा कि और कुछ कर लीजिए, कि आप इसी की तरफ ध्यान दे रखा है, परंतु नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट जो हमने सोचा है
उसको अचीव किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उस लक्ष्य के ऊपर आप पहुंचे हैं। अब आपके सामने, क्योंकि अभी तो आप एजुकेशन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब आपका रास्ता ही बदल गया है। अब आपके सामने, जैसा अनुराग जी बता रहे थे कि स्पेसिफिक वर्ग, या आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं है, आपके सामने बड़ा टारगेट है। हम सोचेंगे भी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए विचार करेंगे। हमारे सामने वो टारगेट है, कहीं पर भी कमी न रहे, समान रूप से विकास, समान रूप से वितरण, बिना भेदभाव के। ये हम धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर भी हमसे बहुत सारी बातें वो बताई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों, जगहों पर, अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे। और मुझे अपेक्षा है कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। क्योंकि हमें गर्व है अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लगाएंगे, खेल की दुनिया में देखेंगे, ये हरियाणा ही है जो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है। हमें गर्व है इस बात का, क्योंकि हमारा युवा मेहनत और संघर्ष करता है, जानता है। हमारी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि हम कहीं पर भी सेवाएं दें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को ना छोड़ें, जड़ों के साथ रहें। हमारे कई जो अधिकारी हैं, अनुराग रस्तोगी जी बैठे हैं, आप आगे बढ़ते बढ़ते चीफ सेक्रेटरी तक भी जाएंगे। जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो चीफ सेक्रेटरी तक भी आप पहुंचेंगे। यह हमारी मेहनत और हमारे काम। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे, बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हज यात्रा का शुभारंभ किया और खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, जिसमें जमीर अहमद खान ने सिद्धरामैया का आभार भी जताया है। तो इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी और हज मंत्री जमीर अहमद खान भी इसमें मौजूद रहे। बेंगलुरु में बैठक के मंच पर अपने भाषण के बीच यहां पर आपको बता दें, बीमारी के बावजूद भी वो हज यात्रा का शुभारंभ करवाने पहुंचे और इसमें मंत्री जमीर अहमद ने हाथ जोड़कर सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा, यहाँ की हमारे समुदाय के प्रति आपके प्यार की हम श्रेणी है। ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನೋ
ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ, ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರು, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೃಗಗಳಂತೆ ಇರಬಾರದು. ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೊರತು ಮೃಗಗಳಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಮಾನುಷವಾದಂಥ, ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುವಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋಣಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿರಲಿ, ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हज भवन परिसर में हज यात्रियों को यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं हज यात्रियों की हवाई जहाज के लिए पहली उड़ान को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर हज मंत्री जमीर अहमद खान भी मौजूद रहे। अब आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधन कर रहे हैं। से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है
भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एआई, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मेरे मित्र रमेश वाधवानी जी की सराहना करता हूं। आपके डेडिकेशन और सक्रियता से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात जो दूसरों की सेवा और परोपकार के लिए जीवन समर्पित करता है वही वास्तविक जीवन जीता है। इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी को भी सेवा का ही माध्यम मानते हैं। जब मैं हमारे देश में वाधवानी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को देखता हूं, जब मैं रमेश जी और उनकी टीम के प्रयासों को देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि हम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं, रमेश जी ने तो अपने जीवन को काफी संघर्ष में तपाया है, सेवा के लिए समर्पित किया है। जन्म के तुरंत बाद जब वो कुछ ही दिन के थे, तब विभाजन की विभीषिका झेलना, अपनी जन्मभूमि से पलायन के लिए मजबूर होना, बचपन में ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो जाना और उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करना, ये अपने आप में एक असाधारण और प्रेरणा देने वाली जीवन यात्रा है। और अपनी इस सफलता को एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में भारत के लोगों के लिए समर्पित कर देना, भारत की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित कर देना, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देना, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। वाधवानी फाउंडेशन स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक में भी काफी काम कर रहा है। मैं इसके लिए और इसके पहले भी वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जैसे अवसर पर
आप सबके बीच आया हूं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में वाधवानी फाउंडेशन ऐसे ही अनेक माइलस्टोन्स गढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपकी संस्था के साथ है, आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए